जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे भारत जो है वो ट्रंप के टैरिफ का तोड़ खोज लिया है। भारत जो है विभिन्न बाजार की तलाश में जुट गया है। नए बाजार की तलाश जो है वो शुरू हो चुकी है और इसका असर यह होगा कि हम जो अमेरिका में निर्यात करते थे, हम उस अमेरिका के निर्यात की जगह जो है उस नए बाजार में निर्यात करेंगे और सरकार जो है वो बहुत जल्द इस निर्यातकों की मदद के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। यह घोषणा जो है वो एक इंसेंटिव के रूप में हो सकती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के रूप में हो सकती है, या फिर बहुत सारे ऐसे जो ऐसे इंसेंटिव दिए जा सकते हैं ताकि उनका जो है लागत जो है इंडियन निर्यातकों का वो कम हो सके। और इसके लिए जो है कवायद शुरू हो गई है। मंत्रालय में इस पे काफी विचार विमर्श हो रहा है और पीएमओ लेवल पर भी काफी यह सोचा जा रहा है कि हमारा जो निर्यात प्रभावित होगा अमेरिका के बाजार में, और जो आशंका है हमारी वो 30 से 35 बिलियन डॉलर जो है वो निर्यात प्रभावित हो सकता है अमेरिका के बाजार में हमारी। बिकॉज अब हम लोग जो है 440 अरब डॉलर का सालाना निर्यात करते हैं, उसमें लगभग 86 से 90 अरब डॉलर जो है वो निर्यात हम अमेरिका में करते हैं। और ट्रंप जो शुल्क लगाया है उससे लगभग हमारा 50 बिलियन डॉलर का जो है निर्यात प्रभावित हो रहा है। तो वो 50 बिलियन में से कम 25-30, चूंकि इंडियन वस्तुएं जो है वो काफी महंगी हो जाएंगी। और चूंकि भारत पर अमेरिका ने जो है वो 50% का शुल्क लगाया है, और 50% बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए जो सामान अभी अमेरिका में 100 रुपए में भारत बेच रहा था, अब उसकी कीमत 150 रुपए हो जाएगी। तो कोई भी बायर जो होगा, खरीदार जो होगा, वो 150 रुपए देने में हिचकेगा। तो जाहिर सी बात है जो हमारा निर्यात है वो प्रभावित होगा। लेकिन भारत को इसकी चिंता नहीं है। चिंता इसलिए नहीं है कि हमने तैयारी शुरू कर दी है। हमने तैयारी इसलिए शुरू कर दी है कि यह स्थिति जो है वो हमेशा हो सकता है, और हम हमेशा किसी एक देश के भरोसे जो है वो निर्यात को नहीं रख सकते हैं। दुनिया में जो है 200 से ज्यादा देश हैं, और अगर हम चाहें, अगर सभी देशों में थोड़े थोड़े भी अगर हमारा निर्यात होता है तो हम उसको कंपनसेट कर लेंगे। 30-35 बिलियन डॉलर के निर्यात को कंपनसेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके लिए सरकार जो है वो यह कह रही है, सरकार इस दिशा में सोच रही है कि इनके हमारा जो कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसको कैसे हम कम करें। अगर हम 10% 15% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम कर लेते हैं, उसके बाद हम नए बाजार को खोज लेते हैं, उसके बाद हम कुछ अगर हम सामान सस्ता बनाने लगेंगे तो जो दूसरे देश हैं वहां भी हमारा निर्यात बढ़ेगा। तीसरी बात है कि यूरोप में या ब्रिटेन में या ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ भी हमारा निर्यात बढ़ाने की पूरी गुंजाइश है। अगले साल से यूके के साथ हमारा डील हो चुका है, उसके बाद यूरोप के साथ हमारा अगले साल डील होने वाला है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यूरोप में 27 देश हैं, और फ्रांस और जर्मनी जैसे जो देश हैं वो काफ़ी परचेजिंग पावर उनकी हाई है, वो डेवलप्ड कंट्री हैं। उस वैसे ही यूके जो है वहां भी उन लोगों का $50,000 का पर कैपिटा इनकम है, तो वहां भी उनकी भी परचेजिंग पावर हाई है, और अगले साल से वहां भी हमारा एफटीओ जो है वो लागू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है कई ऐसे देशों के साथ जो है हम ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। अगले सप्ताह हो सकता है कि अगले 5-7-10 दिनों में आप यह सुनेंगे कि ओमान के साथ हम ट्रेड डील कर लिए। उसके अलावा न्यूजीलैंड से भी हमारा ट्रेड डील पे टॉक चल रहा है। उसके बाद पेरू से चल रहा है, पेरू से, चिली से चल रहा है। तो कई ऐसे देश हैं जो लाइन में लगे हैं, और भारत जो है इसलिए बहुत अमेरिका के टैरिफ से कोई भारत में बहुत दुविधा या भारत में कोई घबराहट नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम लोग इसको एक अवसर के रूप में भी देख रहे हैं, और ये एक अवसर है। अवसर ये है कि अभी हम अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है तो भारत को मजबूत होने के लिए, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने के लिए बड़ा जो है रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। और रिफॉर्म्स कैसा होगा? रिफॉर्म्स होगा मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, ईज ऑफ डूइंग के लिए, लैंड के लिए, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। मतलब वित्तीय व्यवस्था आराम से होना चाहिए, कम रेट पे लोन मिलना चाहिए, जमीन जो है उपलब्ध होनी चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए। उसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। मतलब जो दुनिया भर के जो हमारे यहाँ नियम है उसको खत्म करने की जरूरत है। हालांकि मोदी सरकार
सरकार ने पिछले 10 सालों में 1000 से ज्यादा नियमों को खत्म किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग भी ऊपर हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आसान हुआ है। लेकिन अब भी जो सिंगल विंडो पोर्टल है उसको आप हम 100% सिंगल विंडो नहीं कह सकते हैं। वो उसमें चूंकि राज्य, अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो राज्य भी उसमें मुख्य रोल जो है, मुख्य भूमिका राज्यों की होती है। चूंकि स्थानीय स्तर पे आपको काफी लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तो जब तक सभी राज्य इंटीग्रेट नहीं होंगे तब तक जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस संभव नहीं है। तो इसके लिए केंद्र को प्रयास करना होगा और इसके लिए सभी राज्यों को एक साथ आना होगा और सभी राज्यों को राजनीति छोड़कर एक ऊपर उठकर देश के विकास की दिशा में जो है वो सोचना होगा, प्रयास करना होगा, तभी ये जो है संभव है। तो अगर इस लेवल का रिफॉर्म होता है तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही आसान हो जाएगा और कॉस्ट जो है हमारा कम हो जाएगा और हम चीन को जो है दुनिया के बाजार में compete कर पाएंगे। अभी चाइना पे ज्यादा टैरिफ है, अमेरिका में चाइना पे भी 30% का टैरिफ है, लेकिन चाइना जो है वो 30% टैरिफ के बावजूद वो दूसरे देशों से काफ़ी वहाँ उसका माल सस्ता होता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट काफ़ी कम है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम उस स्तर का मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं तो हम भारत को भी जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा रिफॉर्म करने की ज़रूरत होगी। लैंड सबसे दिक्कत वाली चीज़ है, लैंड लोगों को नहीं मिलती है। उसके अलावा जो है 50 लाइसेंस लेने पड़ते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए तो वहाँ इंस्पेक्टर जो होते हैं वो कारोबारी से जो है वो पैसा मांगते हैं, या फिर इतना ज़्यादा उनको जो है कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है कि कोई नया उद्यमी जो है वो परेशान होकर छोड़ देता है। इसीलिए भारत में नए उद्यमियों की संख्या कम हो रही है। स्टार्टअप्स आ तो रहे हैं लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आ रहे हैं। स्टार्टअप्स जितने भी आ रहे हैं वो आप देखेंगे कि वो डिजिटल दुनिया में आ रहे हैं। वो जो है वो कंप्यूटर पे, एक लैपटॉप पे स्टार्टअप चल रहा है उनका। लेकिन बहुत इंडिया में जो है टोटल 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप है, लेकिन इसमें 20% स्टार्टअप भी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के नहीं है। तो सरकार भी इस दिशा में, जो हमारा उद्योग विभाग है वो भी इस दिशा में सोच रहा है और वो भी गंभीरता से सोच रहा है। और बार बार सरकार भी जो है वो इस बात को कहती है कि हमारे यहाँ जो है मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्टअप लाने की ज़रूरत है। तो यह भी जो माहौल बना है वो यही माहौल है कि अगर इस दिशा में, चूंकि आप देखें, आपको याद होगा कि कोरोना काल में जब भारत में वैक्सीन नहीं थी, भारत में पीपीटी नहीं था। मुझे याद है कि जब 2020 फरवरी में भारत में सिर्फ 1 या 2 कंपनी थी जो पीपीटी बनाने में सक्षम थी और भारत में कोई पीपीटी का स्टॉक नहीं था। हम बिल्कुल नेट इंपोर्टर थे, मतलब हम 100% जो है पीपीटी का आयात करते थे। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि उसी कोरोना काल में अगर हमने जो है एक बिल्कुल युद्ध स्तर पे पीपीटी बनाने का काम किया और भारत इसका निर्यातक बन गया और 100 से ज़्यादा पीपीटी बनाने वाली कंपनियां आ गई। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के जो अधिकारी हैं वो उनके साथ लगे, दिन रात जो है वो मीटिंग होती थी, किसको क्या दिक्कत है, वो एकदम युद्ध स्तर पे जो है काम हो रहा था। और मंत्रालय के जो अधिकारी थे, एक पूरी कमेटी बनी हुई थी, वो उसको देखते थे और तुरंत किसी अगर मैन्युफैक्चरर को ये दिक्कत है, माल सप्लाई में दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत, अधिकारी प्रॉब्लम कर रहे हैं, कोई लाइसेंसिंग की बात आ रही है, तो एकदम हाथों हाथ सॉल्व हो रहा था। और उसका नतीजा हुआ कि भारत आज पीपीटी में जो है निर्यातक बन गया। ऐसे ही वैक्सीन में, जिस समय वैक्सीन आई थी तो जो आपको याद होगा डेवलप्ड कंट्री जो है वो बोलते थे कि सारी वैक्सीन हमारे पास है, हम लोग बनाएंगे या हम लोग आपस में ही रखेंगे, मतलब वहाँ भी लामबंदी थी। डेवलप्ड कंट्री जो है वो ऑलवेज भारत के विकास को जो है वो पचा नहीं पा रही है। जो भी विकसित देश है, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप है, ऐसा नहीं है कि यूरोप हमारे साथ है बहुत, चूंकि जब भी कोई देश विकास करता है तो हर आदमी उसका पैर खींचता है। और भारत जो है, दुनिया को पता है अभी भारत लगातार जो है तेजी से बढ़ता हुआ देश है, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत का है। तो लोगों को लग रहा है, दूसरे देशों को लग रहा है कि भारत एक समय जो है सुपर पावर बन सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है, दुनिया को लीड कर सकता है। भारत के नेतृत्व में पूरी दुनिया को काम करना पड़ सकता है। तो एक आशंका जो है, इसकी वजह से दुनिया के जो ताकतवर देश हैं अभी, वो भारत को चाहते हैं कि पीछे खींचना। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसी में हमको आगे बढ़ना है, और आगे कैसे बढ़ना है? तो जब तक हम पावरफुल नहीं बनेंगे, पावरफुल कैसे बनेंगे? जब दुनिया के तमाम देशों में भारत से वस्तुएं जाएंगी, भारत दुनिया के तमाम देशों को वस्तुएं बेचेगा। मतलब हम जितने भी वर्ल्ड में देश हैं उसमें आधे से अधिक देशों में हमारे सामान की बिक्री होनी चाहिए, ताकि जो है सब वर्ल्ड का जो सप्लाई चेन है वर्ल्ड की, उसमें भारत की जो है प्रमुख हिस्सेदारी हो, भारत का प्रमुख रोल हो। एक तो ये हो गया। दूसरा, हम सुपर पावर तभी बन सकते हैं जब हम डिफेंस में भी काफ़ी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और ताकतवर रहेंगे, ताकि दुनिया को ये लगे कि भारत को कोई आंख
नहीं दिखा सकता है। तो ये भारत के लिए जो वक्त है वो खुद को प्रूव करने का वक्त है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में, दुनिया के सप्लाई चेन में, डिफेंस में, यहाँ तक कि सर्विस सेक्टर में, इनोवेशन में। अगर अभी तक क्या हो रहा है कि गूगल, फेसबुक, ये सब कहाँ है? अमेरिका में है। तो जब तक हम लोग टेक्नोलॉजी, हम लोगों को वर्ल्ड लेवल का टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करना होगा, और इसके लिए सरकार भी इस दिशा में काफ़ी गंभीरता से सोच रही है। तभी जो है 1 लाख करोड़ जो है R&D के लिए दिया गया, अभी हाल ही में कैबिनेट में इसको पास कराया गया। तो इस प्रकार से जो है इस दिशा में काम तो हो रहा है, लेकिन सवाल है कि सिर्फ सरकार ही नहीं, पूरे देश को लगना होगा, राज्यों को भी आगे आना होगा और लोगों को भी अपने सोच को बदलना होगा, तभी जो है भारत इसमें सफल हो सकता है। नमस्कार।